नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। नेपाल में शुक्रवार को जाजरकोट के पश्चिम क्षेत्र में आए जोरदार भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इससे सड़कों लोग की मौत हो गई और राहत बचाव में लगी एजेंसियों ने बताया कि भूकंप से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 129 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड डॉक्टरों और सहायता सामग्री के साथ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए हैं। जाजरकोट जिले के पुलिस उपाधीक्षक संतोष रोका ने कहा कि शनिवार सुबह 3 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार जाजरकोट और पश्चिमी रुकुम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अकेले जाजरकोट में 92 लोगों की मौत हुई है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बता दें, अभी तक भूकंप में 129 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। काफी तेज भूकंप का झटका था। दिल्ली एनसीआर में भी आया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में, कई राज्यों में भूकंप आया और इसी के साथ ही नेपाल में भूकंप के झटके आए, जिसमें 129 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसी के साथ ही भारत में भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और कई लोगों की मौत की खबर नेपाल से सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर है ये, जहां पर 129 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की धरती भी ली, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए अपने घरों से। इसी के साथ ही ये बड़ी खबर है, जहां पर नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। कई लोग घायल हुए हैं भूकंप के झटकों से। भारी तबाही नेपाल में, 1000 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर पीड़ितों की भीड़ है। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर लोगों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। 129 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन ये बढ़ सकता है। विधानसभा चुनाव में 15 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश में 14 सभाओं का सिलसिला रतलाम में बंजली हवाई पट्टी के पास होने वाली सभा से शुरू हो रहा है। सभा में रतलाम शहर, ग्रामीण आलोट, जावरा और सैलाना के अलावा धार जिले की बदनवार व उज्जैन जिले की बड़नगर, खचरौद, नागदा और महिदपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि पहले पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर सभा स्थल तक जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आने वाले थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। बंजली हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से आने के बाद वो पास में बने सभा स्थल से सीधे आएंगे। दोपहर 1 बजे होने वाली सभा में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मंच पर मौजूद रहेंगे। रतलाम में प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी सभा होगी। इससे पहले 2014-2019 में भी वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने खुलासा करते हुए कहा है कि ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि उसने एक कैश कुरियर का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईडी ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। बता दें कि ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें 5.39 करोड़ रुपए की नकदी और 15.59 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस की भी जब्ती हुई थी। मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की है। बता दें कि अब जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने
मराठा आरक्षण पर राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मराठा आरक्षण के लिए नियुक्त शिंदे समिति के कामकाज की भी समीक्षा की है। इसके साथ ही जिला कलेक्ट्रेट से भी समन्वय किया है। उन्होंने कहा, मराठा आरक्षण पर सरकार की नीयत साफ है कि मराठा समाज को न्याय मिले और वो कानून के दायरे में कन्फर्म हो। बता दें कि मैं सभी विपक्षी दलों का आह्वान करता हूं, जैसे उन्होंने सर्वदलीय बैठक में समर्थन किया था, वैसे ही आगे भी बिना राजनीति किए इसका समर्थन करें। सरकार का इंटेंशन क्लियर है कि मराठा समाज को न्याय मिले और वो भी टिकाऊ हो और कानून के दायरे पे ये टिकना चाहिए, कानून के दायरे पर कंफर्म होना चाहिए। इसलिए जैसे पिछले समय जो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब रिजर्वेशन दिया, हाई कोर्ट में कंफर्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुआ और ऑब्जर्वेशन में जो खामियां, जो त्रुटियां निकाली है उस पर काम कर रहे और बैकवर्ड कमीशन काम कर रहे हैं। उसको भी ये कलेक्टर लेवल पे, जिले लेवल पे जो भी आवश्यक मदद चाहिए वो देने का काम, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए भी वॉर फुटिंग पर काम करेंगे। और इसलिए सभी अपोजिशन पार्टियों को भी मैं आह्वान करता हूं, जैसे उनको मीटिंग में भी बुलाया था तभी उन्होंने सहयोग किया था कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और राज्य में कानून व्यवस्था ही बना ये रखने की आवश्यकता है। ये सभी जो चीजें हैं उस पर एकमत हुआ था। इसके आगे भी मराठा समाज को आरक्षण देते समय, कुणबी प्रमाण पत्र देते समय ये विरोधी पक्ष ने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। इसमें राजनीति। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 26 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अब तक आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपने 86 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले 3 सूचियों में आपने 60 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने 86 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी का कहना है कि आने वाले दिनों में अभी कुछ लिस्ट और आएंगी। इसी बीच सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन भी दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगभग अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी जहरीली धुंध की मोटी परत में ढकी हुई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शहर में वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति बेहद चिंताजनक है। शाम को 6 बजे उपराज्यपाल ने पर्यावरण मंत्री के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया, काफी विस्तार से बातचीत हुई। हमने निवेदन किया है कि निर्देश जारी किया जाए, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सक्रियता के साथ काम करें। हमने निवेदन किया है कि पड़ोसी राज्यों से बात करके और सबके सहयोग से इसे काम किया जाए। खासतौर से हमने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कहा है। अनुरोध किया है कि अधिकारी सरकार का बायकॉट ना करें और मिलकर काम करें। केंद्र सरकार के कहने पर सभी अधिकारी निष्क्रिय हो रहे हैं। यदि निष्क्रिय होंगे तो कार्य करने में चुनौती आएगी। काफी विस्तार से बातचीत हुई है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कैसे जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए आज हमने पिछले दिनों जो मीटिंग्स में अधिकारी अनुपस्थित रहे उसकी चर्चा की है और उनसे हमने निवेदन किया है कि एक डायरेक्शन जारी किया जाए कि जो भी सीनियर अधिकारी हैं वो मीटिंग ज्वाइन करें, सहयोग करें, सक्रियता के साथ काम करें, जिससे कि जो निर्णय लिया जा रहा है उसको जमीन पे लागू किया जा सके। दूसरा, हमारे जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं जिन्होंने स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी को बिना कैबिनेट के फैसले के ही ठप कर दिया, बंद कर दिया है, उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए उनसे निवेदन किया है। और तीसरा, जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के चारों तरफ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हमने निवेदन किया है कि सभी लोगों से बात करके सबके सहयोग से मिल करके इस पर काम किया जाए। तो आज इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। खासतौर से हमने निवेदन किया है कि इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाए
कि वो सभी अधिकारी सरकार के साथ बाइकाट न करें, सभी अधिकारी मिल करके काम करें, क्योंकि इस तरह की बात आ रही है कि केंद्र सरकार के कहने पर कानून आया और कानून के बाद से केंद्र सरकार के इशारे पर ये सभी अधिकारी निष्क्रिय हो रहे हैं। अगर निष्क्रिय होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है। आज हमने निवेदन किया है कि इसको आप सीरियसली लें और सबको डायरेक्शन दें कि वो सक्रिय हों। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्ती का असर अब नैनीताल में दिखा है। जिला प्रशासन ने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला दिया है। मदरसे में जो अवैध जिहादी गतिविधियां चल रही थी उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्ती का असर नैनीताल में दिखा, जहां जिला प्रशासन ने जोलीकोट के बीरभट्टी स्थित अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में करीब 6 घंटे में मस्जिद की आड़ में 266.05 वर्ग मीटर भूमि पर बना मदरसा ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई। इस मदरसे पर 8 अक्टूबर 2023 को छापा पड़ा था। छापे के दौरान मदरसे से 24 बच्चे मिले थे जो कि बीमार थे और बहुत बुरी हालत में थे। जिला अधिकारी वंदना को वीरभट्टी क्षेत्र में अंजुमन इकरा नाम से 2010 से संचालित हो रहे मदरसे में बच्चों के उत्पीड़न की शिकायत मिली थी। इस पर 8 अक्टूबर को सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी वर्षा आर्य के नेतृत्व में टीम ने मदरसे में छापेमारी की थी। इस दौरान टीम को भारी अनियमितताएं मिली थी। गंदगी के बीच वहां बच्चों को बेहद ही खराब अवस्था में रखा गया था। पूछताछ में बच्चों ने मदरसा संचालक पर शारीरिक शोषण, मारपीट और अश्लील फिल्में दिखाने के भी आरोप लगाए थे। जांच में ये भी पता चला था कि मदरसा संचालन के लिए अवैध फंडिंग हो रही थी। मदरसा शिक्षा विभाग या किसी अल्पसंख्यक संस्था से पंजीकृत नहीं था। टीम ने मदरसे से 24 बच्चों को निकालकर काउंसलिंग के बाद स्वजन से सुपुर्द करा दिया था। साथ ही मदरसा संचालक मोहम्मद हारून और उसके बेटे इब्राहिम के विरुद्ध भी हल्द्वानी निवासी अफजल खान की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित संक्रमण फैलना, चोट पहुंचाना और गुंडा एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मदरसे को सील कर दिया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में लगभग 50 मदरसे ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें नियम कानून का पालन किए बिना ही अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। हालिया दिनों में ये पहला मौका है जब पहाड़ी राज्य में मदरसा सील करने के बाद उसे ढहने की कार्रवाई की गई है। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर काफी सख्त है। उत्तर प्रदेश में तो पहले ही मदरसों में राष्ट्रगान से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहां मदरसों के सिलेबस में गणित और विज्ञान अनिवार्य है, लेकिन कई अवैध मदरसों में अभी भी जिहादियों का आतंक देखने को मिल रहा है। AMB नेटवर्क के लिए निशी भाटिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल बोल ने बताया कि 3 महीने में तैयार हुआ है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है। हमने इस राज्य की स्थापना की थी, विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। इस हिस्से को केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी तो हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार जातिवाद और तुष्टीकरण में लिप्त है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि मैं कई ओबीसी नेताओं से मिला हूं, मुझे बताया गया कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने जा रही है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास किया था। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने जनता को लुभावने वादे किए हैं, जिसमें हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपये दिए जाएंगे, तो 18 लाख पीएम आवास योजना के घर देने का भी वादा किया गया है। इसी के साथ ही आयुष्मान भारत योजना में 10 लाख रुपए के हेल्थ स्कीम का भी वादा जनता को किया गया है। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया है। मुझे मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूं, जनता से संवाद भी किया है।
मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। मित्रों, 5 साल के अंदर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर ये सरकार फिसड्डी साबित हुई। 300 से ज्यादा वादे जो किए थे वो पूरे न करने वाली, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। विकास को सर्वदृष्टि से अवरुद्ध करने वाली सरकार है। अरे गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं देने का कार्यक्रम था, वो भी बंद कर दिया। तेंदुपत्रा संग्राहकों को बोनस बंद कर दिया। इनकी बोरियों की गठों की संख्या को आधे से कम कर दिया। ओबीसी कल्याण के सारे कामों को तितर बितर करने का काम कर कर परम सीमा पर जातिवाद को पहुंचा है। तुष्टीकरण का हाल ये है कि भुवनेश्वर साहू को लॉन्च कर मार डाला, मगर वोट बैंक के कारण उनके हत्यारों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं हो रही है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को डिफीट करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ सियासी पारा भी हाई हो गया है। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी और आरोपों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भोपाल में कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं कल छिंदवाड़ा गया था। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कठिनाई में हैं। अगर वो वहां हार जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वहां मेरे अवलोकन के अनुसार वे हताशा भरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीतकर बताएं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लगातार देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी बीच भाजपा की ओर से कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला गया है और कहा गया कि कमलनाथ हताशा भरा चुनाव लड़ रहे हैं और वो हार जाएंगे, जिस पर कमलनाथ का भी पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि रविशंकर पहले खुद कहीं से चुनाव जीत कर दिखाएं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा, उससे पहले लगातार बयानबाजी जारी है। ये भाई वो कुछ भी कहते रहे। ऐसा है, मैंने सीधे सवाल उठाए, उसमें आक्रामकता किस बात की है भाई? लेकिन क्या हम इस बात को छोड़ दें? अभी मैंने अतीत की बहुत विधों को रिकॉल किया, ये तो रिकॉर्ड की बात है। इसलिए मित्रों, मैं कल गया था छिंदवाड़ा भी, वहां रहा, मेरी प्रेस भी थी, बातचीत भी हुई। मैंने कहा वहीं बोलूं, हमने कहा भोपाल में बोलूंगा। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बहुत कठिनाई में है, मैं आपको कह देना चाहता हूं, और वो हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल, जिसे एक हताशा भरी लड़ाई कहते हैं ना, कैंपेन ऑफ डेस्परेशन, वो वहां है, लोगों ने देखा है वहां पर। वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताएं। चल हो गई। ऐसा है, मैंने सीधे सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ 1 लाख से अधिक HCG सदस्यों की बीच पूंजी सहायता भी देने की शुरुआत की। पीएम मोदी की ओर से दी गई इस सहायता से HSG को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट के जरिए बाजार में बेहतर दाम हासिल करने में मदद मिलेगी। उद्घाटन के अवसर पर 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टेट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को प्रगति प्रदान करेगा। इसी के साथ ही आज बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है, इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन बेहद अहम है।
आज भारत दुनिया को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसका भी फायदा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हो रहा है। आज भारत में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। आप सब फूड इंडिया 2023 के बाद उद्घाटन के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यक्रम के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 81 देश, 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 200 से ज्यादा वक्ता और लगभग 50 से ज्यादा लोग नॉलेज सेशन में बात करेंगे। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पिछले साल में 150% से अधिक के साथ उन्नति में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीकी का विलय दुनिया में खाद्य संकट को समाप्त करेगा। की तरफ अपनी उछाल भरी है। सबसे वर्ल्ड फूड इंडिया का एक शानदार आगाज हुआ है। आज 81 देश, 1000 से ज्यादा हमारे उसमें प्रतिनिधि, 200 से ज्यादा वक्ता और लगभग 50 से ज्यादा नॉलेज सेशन में लोग इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन एक मंत्र दिया है, जिस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पिछले 9 सालों में 150% की ग्रोथ के साथ जिसने आसमान की तरफ अपनी उछाल भरी है, उसको प्रधानमंत्री ने आज मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन दुनिया में खाद्य संकट को समाप्त करेगा। दूसरी बात है, जो पिलर्स हैं भारत के, उसमें छोटा किसान, लघु उद्यमी और महिला, 3 महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र हैं जिस पर भारत सरकार ने काम किया है। एफपीओ 10,000 का लक्ष्य था, 7,000 बन गए। ये छोटे किसानों के लिए है। महिलाओं के लिए और लघु उद्यमियों के लिए 2 लाख यूनिट्स को हमें बेहतर तरीके से 10,000 करोड़ रुपए देकर टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद देकर उनको ऊंचाइयां दे। और यूपी के अमरोहा से सड़क हादसे का मानवता को शर्मसार करने वाला बयान सामने आया। पूरी घटना डिडौली थाना क्षेत्र के चौधपुर इलाके की बताई जा रही है। हाईवे पर अज्ञात वाहन ने राहगीरों को रौंद दिया। सड़क हादसे के बाद शव को रौंदते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मानवता दिखाते हुए हाईवे से मृतक के अंगों को समेटा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अज्ञात वाहक चालक की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद में पुलिस से बेखौफ बदमाशों, पूर्व नगर पालिका की चेयरमैन के भतीजे पर जानलेवा हमला किया गया। घटना खोड़ा नगर पालिका थाना क्षेत्र की है, जहां पर घायल शख्स ने अपने घर जा रहा था, तभी रेकी करके घात लगाए बैठे हमलावरों ने पिस्टल के बट से सिर पर हमला कर दिया। पीड़ित ने एसएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MB नेटवर्क। नमस्कार।